हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, चांदपुर की चंदा पार्ट 4, जिसको लिखा है अतुल कुमार राय जी ने और सुनाऊंगी मैं आरती। तो चलिए सुनते हैं कहानी। जैसे दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे में कनॉट प्लेस, दरियागंज, न्यू मार्केट और बड़ा बाजार होता है, वैसे ही चांदपुर का अपना एक सुपरमार्केट था। ये सुपरमार्केट तब बना जब 70 के दशक में सरयू नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए टीएस बांध का निर्माण हुआ। ये बांध बलिया के तुर्ती पार से शुरू होकर चांदपुर होते हुए सुरेमनपुर तक जाता था। तुर्ती पार से सुरेमनपुर जाने के कारण इस बांध का नाम अखबारों ने टीएस बांध रख दिया और बिजनेस के देशी विशेषज्ञों ने इस किनारे हर गांव का एक सुपरमार्केट बसा दिया। चांदपुर के सुपरमार्केट की विशेषता ये थी कि यहाँ एक ही दुकान पर सारी चीजें उपलब्ध रहती थी, यानी लहसुन, धनिया, आटा, तेल। नमक की दुकान पर झाड़ू, बेलन, तसली भी खरीदा जा सकता था और झाड़ू की दुकान पर चूड़ी, चप्पल, चम्मच भी मिल सकते थे। चप्पल की दुकान पर तेल मिलने की पर्याप्त संभावना रहती थी और कपड़े की दुकान से चूड़ी, टिकुली, सेनुर भी मांगा जा सकता था। यहाँ साइकिल बनाने वाला मोटरसाइकिल भी बना सकता था और मौका दिया जाए तो ट्रक और ट्रैक्टर भी। लोग इसके इस हुनर पर सलाम करते, तब तक वो ब्लैक में पेट्रोल और डीजल बेचकर सबको चौंका भी सकता था। मिठाई वाला चाय पान तो रखता ही था। उसने मौके की नजाकत समझकर भांग बेचना भी शुरू कर दिया था। हाँ, सरयू के रास्ते बिहार से यूपी आने वाली ऊंचे दर्जे के मादक द्रव्यों की फ्रेंचाइजी चांदपुर दियार में ही थी। बड़ी मेहनत के बाद यहाँ उसकी छोटी मोटी शाखाएं ही छितरा पाई थी, जो ज्यादा से ज्यादा बांध के नीचे महुआ और ताड़ी के नाम से चलती थी। लेकिन प्रस्तुत दुकान का संबंध न आबकारी विभाग से था, न ही स्वास्थ्य विभाग से, बल्कि आधा विद्युत विभाग से था और आधा मनोरंजन विभाग से। दुकान के दरवाजे पर सफेद चूने से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ खराब टीवी टेप बनता है एवं बैटरी चार्ज किया जाता है। वहीं बगल में स्केच और दफ्ती के सहारे एक और सूचना दी गई थी, 2 रुपया में एक गाना, कृपया यहाँ फालतू ना बैठे। प्रोपराइटर फूकन मिस्त्री, ग्राम चांदपुर। इस उपरोक्त सूचना में गाने का संबंध न किसी गायिका से था, न किसी नृत्यांगना से, बल्कि इसका संबंध एक समस्या के समाधान से था। इस समस्या का संबंध सीधे देश के युवा वर्ग से था, इसलिए इसका महत्व देश की किसी भी समस्या से कहीं ज्यादा था। बात यह हुई थी कि उन दिनों गांव गांव जा कर के आशिकों को एक हिट गाना बजाने के लिए उस फिल्म का समूचा ऑडियो कैसेट खरीदना पड़ता था। कई फिल्मों के एक दो गाने ही ठीक होते थे, बाकी के गाने तेरही पर भी बजाने लायक नहीं होते थे। ये समस्या वाकई बड़ी समस्या थी और हर बेरोजगार युवा जानता था कि अगर 60-70 रुपए खर्च करके एक ही गाना बजाया जाए तो कभी भी कटोरा लेकर ट्रेन में गाने की नौबत आ सकती। इसलिए मौका पाकर चौका मारते हुए उस समय हर चट्टी चौराहे पर सादे ऑडियो कैसेट में मनपसंद गाना भरवाने की दुकानें खुलने लगी थी। चांदपुर के फूकन उर्फ फोकन मिस्त्री ने भी गाना कॉपी करने का एक साइड बिजनेस कर लिया था। ये बिजनेस सीडी कैसेट मार्केट में आने के बाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन चांदपुर में इसके चलते रहने की अभी संभावना पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी। अभी सुबह के 10 बज रहे थे और फूकन मिस्त्री की दुकान खुल गई थी। धूप खिलकर सीधे दुकान में आ रही थी। दुकान के एक कोने में उजड़ी हुई टीवी के ठीक सामने विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर थी। तस्वीर के सामने अगरबत्ती जल रही थी और दुकान के बाहर रखे साउंड बॉक्सों में गाना बज रहा था, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। गाना सुनते ही अचानक बगल वाले दुकानदार के दिल में दर्द उत्पन्न हो गया। उसने वहीं से आवाज दी, ए फूकन, तनिक अवजिया मध्यम करो भाई। बगल वाली दुकान डॉक्टर सुखारी लाल की डिस्पेंसरी थी, जिसका नाम हाल ही में सुखारी डायग्नोस्टिक सेंटर से अपना क्लिनिक एवं अपना हेलो सेंटर कर दिया गया था।
क्योंकि डॉक्टर साहब ने मार्केट की डिमांड देखते हुए डिस्पेंसरी के साथ पीसीओ भी खोल लिया था। ये पीसीओ मरीजों और खासकर दिल के मरीजों के लिए अभी रामबाण औषधि की तरह काम कर रहा था। कहते हैं डॉक्टर सुखारी किसी जमाने में दिमागी चट्टी बहेरी बलिया के मशहूर हकीम डॉक्टर एम नूरानी मिले हर शुक्रवार के यहाँ कई सालों तक कंपाउंडर रहे थे। इसलिए वो अपने उस्ताद का अनुसरण करते हुए पहले मरीजों का इलाज एलोपैथिक तरीके से करते थे, फिर होम्योपैथिक और अंत में आयुर्वेदिक हो जाते थे। लेकिन पढ़ाई के दौरान स्त्री रोगों के बारे में 2-3 चैप्टर ज़्यादा पढ़ लेने के कारण वो स्त्री रोगों के मामले में बिना मरीज को देखे कोई रिस्क नहीं लेते थे। एक दिन की बात है, कहीं से खबर मिली कि चांदपुर के ननकुआ की भैंस की तबीयत ठीक नहीं। भैंस देखते समय पता चला कि ननकू वो भौजी भी ठीक नहीं है। पशु रोग विशेषज्ञ बनकर भैंस देखने गए सुखारी डॉक्टर झट से स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गए और ननकुआ की नई नवेली स्त्री और नई नवेली भैंस को ठीक कराए। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हुई। हुआ ये कि कई दिन के इलाज के दौरान डॉक्टर साहब के सीने में उस हिस्से में दर्द उभर आया जिसे फिल्मी संगीत वालों ने दिल कहकर कई दशकों से बदनाम किया हुआ था। कहते हैं ननकू की भैंस और मेहरारू तो डॉक्टर साहब के इलाज से ठीक हो गई, लेकिन पहली बार सुखारी डॉक्टर को अपने डॉक्टर होने पर संदेह हुआ और संदेह इतना गहरा हुआ कि दिल में हमेशा दर्द रहने लगा। डॉक्टर साहब ने आज उसी दर्द को ठीक करने के लिए अभी एलोपैथिक होम्योपैथिक की जगह म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया हुआ था और फूकन की दुकान पर बज रहा ये गाना उनकी ही फरमाइश पर लगाया गया था। डॉक्टर साहब की आज्ञा मानकर फूकन ने आवाज कम करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक सड़क पर एक साइकिल का ब्रेक लगा। चों की आवाज आई। मंटू साइकिल से उतरकर तेजी से फूकन की तरफ भागा। अब क्या हुआ? साइकिल पर बैठे बैठे राकेश ने पूछा। 1 मिनट भाई, बस 1 मिनट रुक जा, फूकना से एक काम है। राकेश 1 मिनट 2 मिनट में अंतर समझता, तब तक मंटू दौड़ता हुआ फूकन की दुकान पर पहुंच गया और हाँफते हुए बोला, लिखो। क्या? तू मेरी जिंदगी है? दिल ने ये कहा है दिल से। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। एक साइड में ये सब भर देना, नहीं तो अंजाम जानते ही हो। हम स्कूल से लौट कर आ रहे हैं और सुनो, उसको भी भर देना, वो जो गनवा है ना, प्रेम रोग वाला, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये सब सुनकर अगरबत्ती जला रहा फूकन मुस्कुराने लगा। मंटू बाबू, मोहब्बत बहुत खराब चीज है। देखो ऊपर क्या लिखा है। लिखा है ना कि उधार प्रेम की कैंची है। बाबू असली रोग यही है। याद करो, दीपावली में तुम दिलवाले का गाना भरवाए थे, छठ में प्रेम रोग का भी, और नया साल में आशिकी का सारा भर के दिए। अब क्या चाहते हो कि हम दुकान बेचकर फजलुआ की बैंड पार्टी में पिपीहिरी बजाएं? जल्दी से पुराना हिसाब करो, वरना हमारा तुम्हारा मोहब्बत आज ही खत्म। मंटू इस धमकी पर चुप हो गया और ऊपर गुड्डू रंगीला के भोजपुरी एल्बम 80 न 85 हमके 90 चाही, ए चिंटुआ के दीदी हमके अब्बे चाही का सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा, मानो उसे कोई जवाब न सूझ रहा हो। इधर मौके की नजाकत समझकर डॉक्टर सुखारी ने अपने क्लिनिक से ही आवाज दी, ए फूकन, एक बात जाने। कौन बात डॉक्टर साहब? यार कल फजलुआ कह रहा था कि डॉक्टर साहब बैंड पार्टी का लौंडा पिपीरी बजाने वाले के साथ भाग गया है। सट्टा लिखवा कर पूरी पार्टी फंस गई है। साला इन लोकल लौंडा का कोई भरोसा नहीं है कि कब ट्रेन में जाकर घाघरा उठा देगा, जून से फिर कलकतिया नचनिया लाएगा। फूकन ने फजलू बैंड पार्टी ग्राम चांदपुर के इस नचनिया प्रकरण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वो मंटू की आंखों में आंखें डाल खड़ा रहा, मानो जवाब का इंतजार कर रहा हो। इधर मंटू बगलें झांकने लगा, उधर राकेश की सांसें घड़ी की सुई के साथ बढ़ती जा रही थी। दोनों की नजरों में अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, मंटू ने कहा, यार ये तुम्हारा उधार कैंची हो चाहे बर्छी भाला हो,
कब पैसा रखे हैं तुम्हारा, बोलो। जिस दिन अंदाज का गाना भरवा कर ले गए उसी दिन कैसेट की रील टूट गई। पता न कैसे तुमने अर्थिंग जोड़ दिया था कि टेप की आईसी उड़ गई। तब से न बिजली आई न हम इधर आए। अभी स्कूल जा रहे हैं लेकिन सरस्वती पूजा से पहले दे देंगे, विद्या कसम। इस कसम पर राकेश को गुस्सा आने लगा। वो घड़ी देखते हुए बोला, अरे यार, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? बाद में प्रेम रोग नहीं भरवा सकते हो? पहले स्कूल तो चलो। राकेश को अनसुना कर क्लिनिक के भीतर से ही डॉक्टर साहब बोले, और मंटू बाबू क्या हाल चाल है? टेपवा हमारा ठीक से बज रहा है ना? दिन रात छत पर बेवफा सनम का गाना सुनाई दे रहा है, कौन दिल तोड़ दिया भाई? अरे डॉक्टर साहब, टेप तो एकदम ठीक है बज रहा है, लेकिन इतना रील तोड़ रहा है कि हमारा दिल टूट गया है। डॉक्टर साहब कुछ बोलते ही इसके पहले फूकन बोला, ससुरारी का सामान है तो बजबे न करेगा। भौजाई भी तो बोलती हैं तो लगता है कि साधना सरगम की सगी बुआ बोल रही हैं। मंटू हंसने लगा। इधर डॉक्टर साहब चुप रहे, क्योंकि वो डॉक्टराइन से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा चाहते थे कि कोई उनके सामने उनके बीवी का नाम न ले। ये बात ननकू वो भौजी भी जानती थी और चांदपुर गांव भी। बस फूकन को इसकी परवाह नहीं थी और वो मजे लेने के एक भी मौके नहीं छोड़ता था। लेकिन मंटू को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने हाथ मलते हुए कहा, हमको ये सब नहीं जानना, तुम डॉक्टर साहब से मजाक करते रहना। अभी बस गाना भरो, हम स्कूल से लौट कर आ रहे हैं। मनोहर मास्टर हाजिरी लगा रहे होंगे। इतना कहकर मंटू जाने लगा। फूकन खामोशी की चादर ओढ़े हथेलियों को रगड़ने लगा। बोहनी खराब कर दिए ना हमारा। साइकिल पर बैठते हुए मंटू चिल्लाया, अरे फूकन भैया, चांदपुर दियार में जिस दिन दनादन कट्टा चल रहा था, उस दिन आपको और आपके भाई बित्तन को बचाने वाले हम ही थे। उस दिन आपको कुछ हुआ होता तो आज बोहनी कराने के लायक नहीं होते, ना ही बित्तन ऑटो चलाने लायक। इस गर्वित और रौबदार ताने के बाद मंटू के कंधे चौड़े हो गए। फूकन मुस्कुराने लगा, सुखारी डॉक्टर हंसने लगे। चट्टी में आसपास की दुकानों में लोग मंटू को देखने लगे। मंटू साइकिल पर बैठ गया। इधर घड़ी ने 10:15 बजा दिया। राकेश ने पैडल मारा और तेजी से चलने लगा। स्कूल अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर था। लोग बांध पर बैठकर धूप सेंक रहे थे और कई जगह पुआल सुखाया जा रहा था, तो कई जगह लेवा गुदड़ी बिछौने की नमी सेकी जा रही थी। खेतों में अलग ही नशा छाया हुआ था। मंटू ने सरसों के खेतों की तरफ देखकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, रुको न यार, जरा बाल तो झाड़ लें, वरना पिंकिया कहेगी कि दिन भर तो सलमान खान बनकर सरजू घाट पर नाव चलाते हो और कादर खान बनकर स्कूल आते हो। इज्जत खराब हो जाएगी ना यार। एक तो साला आजकल ऐसे ही भाव नहीं दे रही है। राकेश ने भी भाव नहीं दिया। उसने साइकिल की चाल बढ़ा दी और सामने आ रही भेड़ों के एक झुंड से बचने के लिए दनादन घंटी बजाने लगा। मंटू को इतनी उपेक्षा बर्दाश्त न हो सकी। उसका धैर्य टूट गया, मुंह लटक गया। बड़ी देर सोचने के बाद पूछा, काहे ओल जैसा मुंह बनाए हो यार, कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा, सविता भी तो आई होगी ना? क्यों, कहीं इसलिए तो तेजी में नहीं हो? इतना पूछकर वो सड़क के किनारे चल रही गन्ने की पेराई का औचक निरीक्षण करने लगा। राकेश ने सामने से आ रही जीप देखकर चाल धीमी करते हुए कहा, चुपचाप बैठो साले, इतनी बेताबी थी तो सुबह जल्दी उठे होते। किसने कहा था कि 10 बजे तक सो? मंटू साइकिल के पीछे बैठा चुप हो गया, मानो राकेश से अब बहस करना अपनी एनर्जी बर्बाद करना हो। अचानक साइकिल के फिसलते हुए रुक गई। स्कूल का गेट आ गया। गेट के ऊपर एक बैनर हिल रहा था जिस पर लिखा था, फुलेश्वरी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज, चांदपुर, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त। कहते हैं इस इंटर कॉलेज को 3 साल में यूपी बोर्ड से मान्यता मिली थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही देश के सुदूर अंचलों में ये मान्यता मिल गई थी कि इस स्कूल से गधा भी पास हो सकता है। यही कारण था कि जल्दीबाजी में स्कूल को ईंट, बालू, सीमेंट और टिन शेड से काम चलाऊ बनाकर सारा फोकस गधों को पास कराने पर दिया गया था।
अभी 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई राम भरोसे चल रही थी। राम भरोसे यादव इस स्कूल के सगे प्रिंसिपल थे। वैसे तो इस कॉलेज में कई क्लर्क और कई प्रिंसिपल थे, लेकिन अपनी तमाम योग्यताओं का लोहा मनवाकर मनोहर मास्टर ही इसके एकमात्र स्थायी मास्टर बन गए थे। बाकी जवार भर के अध्यापकों ने 10-15 दिन पढ़ाने के बाद अध्यापकी से अच्छा किराना की दुकानदारी करना उचित समझा था। अभी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली थी। स्कूल में कभी जीव विज्ञान तो कभी गणित पढ़ाने वाले मनोहर मास्टर हिंदी भी भला कोई विषय है, इस बात को सत्य मानकर हिंदी पढ़ाने चले आए थे। मौसम का असर कहें या धूप का, बड़े दिनों बाद क्लास में उस सारे डेस्क भरे हुए थे। इंटर की परीक्षा नजदीक आ रही थी। विद्यार्थियों में डर कम, उत्साह ज्यादा दिख रहा था। मास्टर साहब ने रजिस्टर देखते हुए कहा, आज की हाजिरी लगी? कभी न आने वाले एक छात्र ने तेजी से कहा, नहीं सर, कहाँ लगी, लगा दीजिए। मास्टर साहब ने उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा। अरे हुजूर, आप भी आए हैं क्या? क्लास में सब हंसने लगे। लड़का बोला, यस सर। मास्टर साहब ने एक एक करके सबका नाम बोलना शुरू किया। सोहन, प्रेजेंट सर। बुलबुल कुमार, यस सर। कुमारी प्रियंका, प्रेजेंट सर। कुमारी बबीता, यस सर। तिलेश्वर प्रसाद, आइल बानी जी। बेहुदा कहीं का, तमीज सीखो, नहीं तो घर जाकर मछली मारो। तिलेश्वर प्रसाद फटे बांस के जैसा मुंह बनाकर हंसने लगा। हंसी की आवाजें क्लास की दीवारों से टकराने लगी। मनोहर मास्टर ने चश्मा ठीक करके डांटा, चुप रहो। इमरान, यस सर। तुम फजलू बैंड वाले के नाती हो? यस सर। फिर नचनिया भाग गया जी? यस सर। ओके ओके, बैठो। शिवम, यस सर। कुमारी चंदा, उपस्थित सर। हाँ, ये उपस्थित सर की मीठी आवाज से लड़कों की बेंच पर हलचल मच गई। एक झटके में ऐसा लगा मानो किसी बंजर मरुभूमि में चमेली का फूल खिलाया हो। भरी दोपहरिया में रात रानी महक गई हो, पथरीली जमीन पर गुलाब उगाया हो। सारे लड़के टकटकी लगाए कुमारी चंदा की तरफ देखने लगे, लेकिन मंटू सर झुकाए न जाने क्या लिखता रहा। मास्टर साहब बोले, शशि कुमार। मंटू की चेतना वापस लौट गई। यस सर। ओहो, शशि कुमार जी उर्फ मंटू बाबू, बड़े भाग जो दर्शन हुए। मंटू ने सर झुका लिया। मनोहर मास्टर रजिस्टर लेकर मंटू के पास आ गए और आंखों में आंखें डालकर धीरे से पूछा, वाह रे मंटू बाबू, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, यही गाना बज रहा था ना शुक्रवार को। प्यार तो बढ़ाना है आपको, लेकिन स्कूल नहीं आना है। क्लास में हंसी का माहौल बन गया। कुमारी चंदा उर्फ पिंकी मुस्कुराने लगी। राकेश को भी मौका मिल गया। सर, आप तो देखबे किए कि हम इसको उठा कर लाए, नहीं तो 11 बजे तक सोता रहा होता। मंटू अब इस बेइज्जती से झेपने लगा, लेकिन मनोहर मास्टर थे जो रुकने का नाम न ले रहे थे। मंटू की गर्दन पर गुदे टैटू को निहारते हुए बोल पड़े, हाँ भाई, रात भर आशिकी का गाना बज रहा होगा। कल ही तो रमेशर जी मिले थे हमसे, कह रहे थे कि मास्टर साहब, लड़का तो हमारा हाथ से निकल गया, कुछ करिए। क्लास के बाकी लड़के लड़कियां हंसने लगे। इस हंसी में हास्य का भाव कम, अपने सहपाठी को नीचा दिखाने का भाव ज्यादा था। मास्टर साहब को गुस्सा आ गया। खबरदार किसी ने हंस दिया तो हम जो कह रहे हैं उसे शांति से सुनो, वरना हम जिसको मुर्गा बनाते हैं वो अंडा देकर ही जाता है, ये पता है ना? सबने कहा, यस सर। तो चलो बताओ, लड़का हाथ से निकल गया। क्या बोला? सब एक साथ बोले, लड़का हाथ से निकल गया। तो बताओ ये क्या है? पीछे से एक लड़का झट से बोला, मुहावरा है माट साहब, मुहावरा। शाबाश, तुम तिलोत्तर मास्टर से ट्यूशन पढ़ते हो ना? लड़के ने कहा, यस सर। तब बैठो, ज्यादा तेजू खान ना बनो। लड़का बैठ गया। मास्टर साहब ने एक लड़की को उठाकर पूछा, तुम बताओ जी कि हाथ से निकलने का अर्थ क्या हुआ? लड़की बड़ी देर तक आसमान और जमीन को देखती रही, उंगलियों से स्कार्फ को घुमाती रही। मनोहर मास्टर का धैर्य जवाब देने लगा तो वो छड़ी पटक कर बोले, बोलती क्यों नहीं हो? लड़की ने दीनहीन की तरह सिर झुका लिया। मास्टर साहब चिल्ला उठे, कुछ समझ में आ रहा है कि ये भी तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है? बताओ, जब हिंदी का एक मुहावरा नहीं आ रहा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा? लड़की के भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होने लगी। उसने इठलाकर हंसते हुए कहा, सर, वो जैसे रुपया हाथ से निकल जाता है ना, वैसे ही निकल गया।
मास्टर साहब की आवाज कुछ और तेज हो गई। क्या वैसे ही निकल गया? यही तो सवाल है मेरा। बैठो, इस क्लास में सब नालायक हो गए हैं, सब। डिसिप्लिन नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। क्लास में शांति पसर गई। अब मनोहर मास्टर शशि कुमार उर्फ मंटू की तरफ मुखातिब थे। तो आप ही बताइए शशि कुमार जी, नाम है साधु गंगादास और कमंडल में जल नहीं है, कैसे बेड़ा पार होगा आपका? मंटू मुस्कुराने लगा। मनोहर मास्टर झल्ला उठे। दांत चियारना बंद करो बेशर्म, बताओ तो हाथ से निकलने का अर्थ। मंटू का चेहरा लटक गया। मनोहर मास्टर उसे घूरने लगे। अच्छा छोड़ो, पहले शशि का अर्थ बताओ। एक लड़के ने झट से हाथ उठाया। सर, शशि कपूर हीरो है। मास्टर साहब ने फिर छड़ी चटकाई। चुप हो जा नालायक, तुम पश्चिम टोला के टेंगर के घर के हो ना? लड़के ने सिर हिलाई। यस सर। तुम भी पढ़ोगे या बाप की तरह दिन भर सिनेमा देखोगे? लड़के ने ना की मुद्रा में सिर हिलाया। नो सर। नालायक। लड़के को नालायक जैसी उपाधि में कुछ मौलिकता नजर नहीं आई। वो दांत चियारते हुए मुंह बनाकर बैठ गया। इधर मंटू के मुंह पर 12 बज गए और घड़ी में 11:15। मास्टर साहब लड़कियों की ओर मुखातिब हो गए। एक जगह उनकी दृष्टि ठहर सी गई। तुम बताओ चंदा। अपना नाम सुनते ही चंदा कुमारी बड़े धीरे से खड़ी हो गई। इधर मंटू ने दिल थाम लिया, उधर राकेश ने सिर झुका लिया। सारे क्लास की नजरें उसी तरफ टिक गईं। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। दुपट्टा सही करते हुए चंदा बोली, सर शशि मतलब चांद होता है, और हाथ से निकल जाने का मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से दूर हो जाना। ये सुनते ही मनोहर मास्टर के मलिन चेहरे पर प्रकाश फैल गया। शाबाश, देखो देखो, सीखो जरा इससे। एक लड़की दिन भर घर का सारा काम करती है और साथ में कितने मन से पढ़ती भी है। बैठो बेटी बैठो। इतनी तारीफ सुनकर चंदा की आंखें गर्व से चमकने लगी। उसके मुंह का गोरा रंग चटक चांदनी में बदल गया। और इधर मंटू का दिल भी, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि शशि का मतलब तो चंदा ही होता है और चंदा का मतलब शशि। ये तो कमाल हो गया ना। लेकिन दुख तो यह है कि उसे आज तक ये बात मालूम नहीं हो पाई थी। काश उसने कभी किताब पलट कर देख लिया होता। मंटू के मन में सवा मन के लड्डू फूटने लगे। वाह रे चंदा, अब तक घर होता तो छत से फुल साउंड में गाना बजा रहा होता। नाम क्या है प्यार तुम्हारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा। लेकिन अभी मनोहर मास्टर साहब के छड़ी की मार और घर जाकर मौसा से की जाने वाली शिकायत से उसका दिल बैठा जा रहा था। अपमान सहकर अर्जित की गई इन क्षणिक खुशियों का रंग फीका पड़ रहा था। लेकिन रह रहकर वो पायल जैसी आवाज कानों में गूंजने लगती। सर, शशि मतलब चांद होता है। मंटू की तंद्रा टूटने लगी। उसने देखा कि अब मास्टर पर्यायवाची और मुहावरा पढ़ा देने के बाद आगामी बोर्ड की परीक्षा में नकल कैसे करें और ज्यादा नंबर से पास कैसे हो, इसके टिप्स साझा कर रहे हैं। उसने वहीं कान लगा दिया। देखो, ये कल्याण सिंह की सरकार नहीं है, ये मुलायम सिंह की सरकार है, ये तो सबको पता है। जी सर। तो बताओ मुलायम सिंह कौन है? सर, कल्याण सिंह के भाई। चुप रहो। गुटखा खरीदने के तो पैसे मिल जाते हैं तुमको, लेकिन एक जनरल नॉलेज नहीं खरीद सकते। परीक्षा में कौन सा गाइड खरीद रहे हो तुम लोग? पीछे से आवाज आई। सर, काका का गाइड ले लें या विद्या का? मनोहर मास्टर कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखो परीक्षा में क्वेश्चन तो दोनों से फंसता है। विद्या का गाइड थोड़ा साइज में बड़ा आने लगा है। उड़ाका दल जब चेक करने आता है तब उसको पॉकेट में रखने या छिपाने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि काका का भी ले लो, और अभी 1 महीना का समय है, अभी से लेकर पूरा गाइड रट जाओ। देखो कि कहाँ कौन सा टॉपिक है। अगर प्रश्न सूरदास का काव्य सौंदर्य आए तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि सूरदास काका वाली गाइड में किस पन्ने पर है और विद्या वाली गाइड में किस पन्ने पर। नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्या समझे? आवाज आई, यस सर। तो बताओ सूरदास क्या करते थे? ए तुम खड़े हो। ए तेरे नाम सूरदास क्या करते थे? अपने लंबे बाल सही करते हुए लड़के ने कहा, सर ये तो नहीं पता। उसके बगल में बैठा एक दूसरा लड़का उठा और दांत चियार कर कहा, सर रेवती स्टेशन पर भीख मांगते थे, कभी कभी चांदपुर भी आते थे। चुप नलायक, न जाने कहाँ दिमाग रखकर स्कूल आता है। मैं किस सूरदास कवि की बात कर रहा हूँ और ये किस गंजेड़ी चोर की बात कर रहा है। मूर्ख कहीं का, बैठ जा। लड़का सहम कर बैठ गया। मास्टर साहब तसल्ली की सांस लेकर बोले, बताओ ऐसे गधों को मुलायम सिंह, मायावती क्या जयललिता भी पास नहीं करवा सकती?
इसलिए कह रहा हूँ कि गाइड पे ध्यान दो, गाइड पे। अचानक घंटी लगी और मास्टर साहब इस अंदाज में खड़े हुए मानो उनका गला छूटा हो। जाते जाते कहने लगे, देखो सरस्वती पूजा आ रहा है, पठन पाठन बंद रहेगा, लेकिन यहाँ आकर सबको पूजा करना अनिवार्य है। क्लास से आवाज आई, यस सर। इस बार पूजा में पर्दा वाला सिनेमा आ रहा है। पहले सिर्फ तुम चलेगा, तब दिलवाले, तब बॉर्डर चलेगा। मास्टर झल्ला उठे। उनके मुंह से फिर निकला, चुप नलायक, इतना पढ़ाई पर ध्यान देते तो कितना अच्छा रहता। इधर मंटू का हाल बेहाल था। उसे पूरी क्लास में न गाइड सुनाई दिया था, न ही कोई परीक्षा। वो तो प्रेम में सूरदास हो रहा था। देश के हर आशिक की तरह उसे बोर्ड के इम्तिहान से ज्यादा इश्क के इम्तिहान की चिंता सता रही थी। उसके कानों में बस एक ही बात सुनाई दे रही थी, सर, शशि का मतलब चांद, चंदा का मतलब शशि। लेकिन दो चांद कैसे मिले? मंटू उसी सवाल में उलझ गया था। उसने देखा कि आज पिंकी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। किस बात की नाराजगी भाई? ठीक है, वो 20 दिन बाद स्कूल आया है, लेकिन मोहतरमा आप भी तो गायब थी। माना कि आप सुंदर हैं, लेकिन एक नजर देख लिया होता तो कौन सा चांदपुर डूब गया होता? मंटू विचारों में डूबने लगा। उसने इशारे से पिंकी की सहेली सविता से कुछ पूछा। सविता ने इशारों से सर को ना की मुद्रा में हिलाया और पिंकी से बात करने में व्यस्त हो गई। मंटू उदास हो गया। क्लास धीरे धीरे खाली होने लगी। मंटू के दिल में आता कि वो जाकर पिंकी से एक बार दिल की बात करे, लेकिन वो जानता था कि वो न शाहरुख खान है, न ही पिंकी काजोल। हाँ, अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो समूचे चांदपुर को अमरीशपुरी बनने में देर नहीं लगेगी। फिर तो मौसा उसी दिन जान ले लेंगे। मौसी बिना डेंगू के मर जाएंगी। ये सोचकर मंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जान गया कि दो दिलों के प्रेम के बीच ये मर्यादा की एक झीनी चादर है, जो थोड़ा सा अनुशासन, ढेर सारा संकोच के कारण दोनों के बीच में तन गई है। इस चादर को हटाना जरूरी है, लेकिन कैसे? 11वीं और 12वीं में बस आंखें ही बात कर पाई हैं, और 1.5 साल से हिम्मत करने के बाद पहला खत मंटू की तरफ से दीपावली में लिखा भी गया है, तो न उसका जवाब आया है और न ही उस पत्र की कोई खोज खबर। बस इस बात की तसल्ली है कि प्रेम पत्र पहुंच गया है, लेकिन पढ़ा भी गया है या नहीं और कब पढ़ा जाएगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। राकेश ने मंटू को उठाया। चलो चलते हैं। कहाँ? बगीचे में। सरस्वती पूजा की मीटिंग है। कल से गांव भर चंदा काटना है। उत्तर टोला में तो आज सुबह ही कट गया है। चंदा और उत्तर टोला सुनते ही मंटू की सांसें तेज हो गई। उसके लिए दुनिया में चंदा का ही एक ही अर्थ था, वो था बस पिंकी। पिंकी उठ खड़ी हुई, लड़के भी चल दिए और लड़कियां भी जाने लगी। मंटू ने झोले से निकाल कर एक कॉपी सविता की तरफ बढ़ाया और निकलने लगा। सविता ने कॉपी झोले में रख लिया और मुस्कुराती हुई क्लास से बाहर आ गई। अब सब ग्राउंड में थे, जहाँ साइकिल खड़ी की जाती थी। सारे छात्र निकलते जा रहे थे। पिंकी ने दुपट्टा सही किया और सविता के साथ चलने लगी। मंटू खड़ा होकर देखता रह गया, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। अब दिन के 11:30 बजने वाले थे। धूप आ और जा रही थी, ठंड बढ़ रही थी। उसने बैग से मफलर निकाला और कान में बांध लिया। सामने देखा, साइकिल रोक कर पिंकी ने भी स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया है। प्रेम की ये अबूझ भाषा उसकी समझ में न आई, लेकिन ये समझ में आया कि आज कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई है और दिल भीतर ही भीतर बोल उठा है, अच्छा बबुनी, आपको तो अब हम सरस्वती पूजा के दिन बताएंगे। तो दोस्तों, ये था कहानी का भाग पार्ट 4, चांदपुर की चंदा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।